प्रिय प्रशिक्षु, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कक्षा कक्ष प्रबंधन और शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताया है। अब मैं आपको लर्निंग कॉर्नर के बारे में बताने जा रही हूँ। लर्निंग कॉर्नर क्या है? लर्निंग कॉर्नर दो शब्दों से मिलकर बना है, लर्निंग और कॉर्नर। लर्निंग का मतलब होता है जहाँ सीखते हैं कोई चीज़, और कॉर्नर मतलब कोना, यानी कि विद्यालय का वो कोना जहाँ छात्र सीखते हैं, अतः वह कोना जहाँ पर शिक्षण सामग्रियों का संग्रह किया जाता है उसको हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं, जहाँ छात्र देखकर, छूकर और पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। अतः इन देखने, छूने और पढ़ने से बच्चों में एक गुण का विकास होता है। जैसे छात्र के अंदर ज्ञान अर्जन के साथ साथ, मतलब लर्निंग कॉर्नर से ज्ञान अर्जन के साथ साथ वह वस्तुओं को छूकर यानी अवलोकन कर निरीक्षण कर और निष्कर्ष निकालने के गुण का उनके अंदर विकास होता है। लर्निंग कॉर्नर प्रत्येक विद्यालय में होना अनिवार्य होता है, क्योंकि लर्निंग कॉर्नर का निर्माण वहाँ के शिक्षक करते हैं। शिक्षक का ये प्रबंधन के अंदर, शिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत आता है कि लर्निंग कॉर्नर का हम निर्माण करें। लर्निंग कॉर्नर के निर्माण में शिक्षक को वहाँ पर क्या ऐसा कोना जहाँ पर शिक्षक सहायक सामग्रियों का आकर्षक निर्माण करके उसको सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ रखे। उसके साथ साथ पाठ्यगामी किताबों के साथ साथ, पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अन्य किताबों का भी, आकर्षक किताबें जो बच्चों के लिए रोचक कहानी की किताबें होती हैं, उन सबों का भी संग्रह करके वहाँ रखें। इसके साथ साथ जो छात्र उत्तीर्ण होकर कक्षा से आगे चले जाते हैं उनसे भी किताबें मांग के हम वहाँ रख सकते हैं, जहाँ बच्चे बहुत आकर्षक रूप से जाके वहाँ पर बच्चे एक रोचक रुचि के साथ वहाँ जाके बच्चे उन पुस्तकों को, उन सहायक सामग्रियों को देखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं लर्निंग कॉर्नर प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रबंधन शिक्षक को ही करना चाहिए, जो हमारे शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय प्रबंधन वर्तमान में जो शिक्षण पद्धति हमारी चली आ रही है, आज की शिक्षण पद्धति हमको छात्रों को विभिन्न स्रोतों से ज्ञान अर्जन करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अतः इस दृष्टि से शिक्षण पुस्तकालय का प्रत्येक विद्यालय में स्व अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के अनुसार, उनके अनुसार पुस्तकालय के बारे में उन्होंने कहा है कि पुस्तकों का संग्रह मात्र ही, जो चाहे वो भले कितनी ही अच्छी किताबें हैं, उसको हम पुस्तकालय नहीं मान सकते। पुस्तकालय वह स्थान होता है, वह बौद्धिक स्थान को कहते हैं जहाँ पर सहज रूप से हमेशा पुस्तकालय स्व अध्ययन के लिए उपलब्ध हो, वो जगह शांत, सुसज्जित और आरामदायक हो और उसका वातावरण स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करे, उसको हम पुस्तकालय कहेंगे। यानी आधुनिक प्रणाली में पुस्तकालय का विशेष महत्व है, क्योंकि उन बच्चों को स्व अध्ययन के लिए हमने प्रेरित किया। वो विभिन्न स्रोतों, केवल पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से ही उनका अध्ययन पूरा नहीं होता। आज की प्रणाली कई किताबों को पढ़ने से, कई किताबों से अध्ययन करके लोग शिक्षा को पूर्ण मानते हैं। अब आता है कि पुस्तकालय का प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए। पुस्तकालय के प्रबंधन में हम 5 चरण के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले पुस्तकालय का स्थान कहाँ होना चाहिए। पुस्तकालय को विद्यालय की आत्मा कहा जाता है, अतः इसके स्थान और व्यवस्था का विशेष प्रबंध होना चाहिए। यानी कि पुस्तकालय का स्थान विद्यालय के उस कोने में होना चाहिए जहाँ का वातावरण शांतमय हो। उसके साथ साथ विद्यालय का पुस्तकालय का जो कक्ष होता है, वो कक्ष आकार में बड़ा होना चाहिए और प्रकाशयुक्त हो और हवादार होना चाहिए। वह साफ सुथरा हो, सुसज्जित हो और व्यवस्थित तरीके से वो रखा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्थान आता है हमारा, पहला आ गया हमारा स्थान, दूसरा आ जाए साथ सामान। साथ सामान में पुस्तकालय में क्या साथ सामान होना चाहिए। सबसे पहले पुस्तकालय में स्व अध्ययन के लिए बैठने के लिए कुर्सी और मेज होना चाहिए। मेज हमेशा समतल अवस्था वाला होना चाहिए, जिस पर बैठ के बच्चा आराम से स्व अध्ययन कर सके। उसके साथ साथ वहाँ पर अलमारियाँ होनी चाहिए किताबों को रखने के लिए, ताकि छात्र आराम से किताबों को लेकर पढ़ सके। और साथ सामान में किताबों को रखने के लिए एक विषय सूची बनानी चाहिए कि किस विषयवार पुस्तकों की सूची हो और लेखकों वार पुस्तकों की सूची वहाँ होनी चाहिए, जिससे बालकों का अध्ययन मतलब पुस्तकें निकालने में उनको दिक्कत ना हो और समय की उनको बचत हो। उसके बाद तीसरे स्थान पर आ जाता है उसका संकलन।
संकलन मतलब कि किताबों को हमें कैसे रखना चाहिए, संकलन कैसे करना चाहिए। सबसे पहला काम कि विद्यालय में जो पर्याप्त पुस्तकालय में पर्याप्त अलमारियों की व्यवस्था हो। अलमारी हमारी खुली होनी चाहिए ताकि छात्र बिना अलमारी खोले, बाहर से शीशा लगा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि अंदर से बाहर से ही हम छात्र पुस्तकों को देख सकें। उनको विषयवार जो लिस्ट होती है उससे हमें पता लग जाए कि इस अलमारी में क्या किताबें रखी हुई हैं और बच्चे अध्ययन करके उसको रखते हैं। उसके साथ आता है पुस्तकों का चयन। पुस्तकों का चयन करने के लिए एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो पुस्तकों के क्रय करने को अनुमोदित करे। अनुमोदित करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस किताबों को खरीदते समय छात्रों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार कि उनका क्या क्या विषय उनको पढ़ने से उनका विकास हो सकता है, उन क्षेत्रों की पुस्तकों का चयन करना चाहिए। और उसके साथ साथ जिन पुस्तकों का अभाव है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, बच्चे उसको ज़्यादा मांगते हैं, उन पुस्तकों की प्रतियों को और मंगा लेना चाहिए ताकि छात्रों को ज़्यादा उसमें समय ना, उनको प्रतीक्षा न करनी पड़े। उसके साथ साथ विद्यालय का पुस्तकालय का पुस्तकालय नियम भी बनाना चाहिए। प्रबंधन के साथ साथ नियम के अंतर्गत क्या आता है कि किसी भी पुस्तकालय को नियमतः पूर्वक अगर हम चलाएंगे तो हम प्रत्येक जो भी पुस्तकालय में स्वाध्ययन करने के लिए आते हैं उनको आसानी होगी। जैसे सबसे पहले क्या करें कि उसके अंदर जो भी नियम है विद्यालय का उसको एक चार्ट पर लिख के हम टांग दें कहीं, और उसके बाद टांगने के बाद प्रत्येक कक्षा को ऐसा हो कि विद्यालय का प्रत्येक छात्र सप्ताह में या प्रतिदिन एक दिन उसको विद्यालय पुस्तकालय में आकर स्वाध्ययन करने का मौका मिले। अतः हम कह सकते हैं पुस्तकालय का बहुत महत्व है। पुस्तकालय किसी भी विद्यालय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ये आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव है, आवश्यकता है, नीड है कि पुस्तकालय से हमारे बच्चों का स्वाध्याय बढ़ता है। और क्लाइव ने कहा है कि पुस्तकों का संकलन आज के युग का वास्तविक विद्यालय है, यानी कि आज के युग की डिमांड है कि पुस्तकालय हो जहां पर विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों का संकलन हो। अब आता है बेटा अगला है पाठ्य पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएं। पाठ्य पुस्तकों का तात्पर्य क्या है कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षण अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि जो वर्तमान शिक्षा है, पहले हम पाठ्य पुस्तक से ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें का निर्माण केवल एक एकांकी प्रक्रिया नहीं, ये कई चरणों के बाद हमारे छात्रों तक वो पुस्तकें पहुंचती हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके बाद ये प्रत्येक प्रदेशों यानी राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसको विकसित किया जाता है। इन विभिन्न विकसित होने के बाद वह छात्रों के आयु, वर्ग और परिवेश के अनुसार उसका संकलन किया जाता है, तब जाके हमारी पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है और प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें पहुंचती हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु जो होती है वो छात्र की आयु और कक्षा तथा परिवेश के अनुकूल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तकें, वर्तमान की पाठ्य पुस्तकों को आप देखिए, उनका जो निर्माण किया जाता है, जो उसका विकास किया जाता है कि बच्चों को स्वयं करके सीखने के उसमें बहुत से मौके दिए जाते हैं। उसमें जो चित्र है वो रंगीन और आकर्षक बनाए जाते हैं। उसकी विषय वस्तु जो है वो बहुत एक आकर्षक है और विषय वस्तु सरल और स्पष्ट प्रस्तुत की गई है। उसके अंदर बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए गए हैं कि वो उसको किस तरह मतलब अभ्यास के अवसर जिस तरह वो उसको अभ्यास कर सके। मतलब विभिन्न चीजों को, विभिन्न वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में जो पाठ्य पुस्तकों का संकलन किया गया है, कक्षा 1 में मात्र 1 किताब चलती है, कक्षा 2 में 2 किताब चलती है, कक्षा 3, 4, 5 में 4 किताबें चलती हैं। इस तरह किताबों का जो परिवेश है बच्चों का की स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का संकलन किया जाता है। अब आता है और पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक विद्यालय में निःशुल्क पहुंचती हैं कि प्रत्येक बच्चे को छात्र सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि सबको साक्षर बनाने के लिए आरटीआई ने ये जो आदेश आया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को, तो बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है विद्यालयों में। अब आते हैं कार्य पुस्तिकाएं, जिसको हम अंग्रेजी में वर्कबुक कहते हैं। ये भी प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1, 2 में 2 है और 3, 4, 5 में
तीन किताबें कार्य पुस्तिकाएं हैं जो बच्चों को अभ्यास के लिए दी जाती हैं। अब आता है उसके बाद शिक्षक संदर्शिकाएं। शिक्षक संदर्शिका से तात्पर्य क्या है कि एक ये डायरी होती है जो शिक्षकों को दिशा निर्देश देने के लिए बनाई जाती है। इसके अंदर इस शिक्षक संदर्शिका में शिक्षकों को कक्षा में कैसे पढ़ाना है, पुस्तक के प्रत्येक पन्ने का उसमें वर्णन है और दिशा निर्देश दिया गया है कि आप किस शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, किस गतिविधि को करवाएंगे, किस तरह आपका पूर्व ज्ञान कैसे आप बच्चों से पूछेंगे, उसके साथ साथ आप प्रस्तुतिकरण स्पष्टीकरण कैसे देंगे। इन सभी शिक्षण विधाओं का इस शिक्षक संदर्शिका में दिशा निर्देश दिया गया है और पाठ के अंत में आपके लिए एक कॉलम, एक बॉक्स बना है जिसमें अगर आपने कोई नई शिक्षण विधि का प्रयोग किया है तो उसमें आप वर्णन करें। तो ये जो शिक्षक संदर्शिकाएं हैं ये प्रत्येक विद्यालय, परिषदीय विद्यालय में सरकार द्वारा दी जाती है और प्रत्येक शिक्षक को दिशा निर्देश दिया जाता है कि कैसे वो अपने विषय को सरलता पूर्वक बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे उसका शिक्षण प्रभावशाली और स्थायी बन सके। उसके बाद आता है शब्दकोश का प्रयोग। शब्दकोश का प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को स्वयं करना चाहिए और छात्र को उसको प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, क्योंकि शब्दकोश के माध्यम से ही उसके शब्द भंडार का विकास होगा और शब्दों के अर्थ के बारे में वो जान पाएगा। अतः शिक्षक को कक्षा में स्वयं शब्दकोश ले जाना चाहिए और बच्चों को शब्दकोश में शब्द ढूंढने के तरीकों को विधि को उसको समझाना चाहिए, कैसे शब्दों को ढूंढा जाता है, उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है। और बच्चों को कहना चाहिए प्रत्येक दिन आप अगर 2-2 शब्द का अर्थ याद करेंगे तो आपके पास शब्द भंडार की वृद्धि होगी। और सबसे पहले पता है आजकल न शिक्षक इस बात को यूज कर शब्दकोश का प्रयोग करते हैं और न छात्रों को इसके लिए अभिप्रेरित करते, बल्कि इसके प्रबंधन की नितांत आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अगर देखें आज के युवा वर्ग से भी हम पूछते हैं कि अंग्रेजी का शब्दकोश तो प्रत्येक बच्चे बता देंगे, लेकिन हिंदी के शब्दकोश के बारे में अगर हम बच्चे से जानना चाहें कि बच्चा ये बताओ जो संयुक्त अक्षर में ज्ञ होता है, ज्ञ किस शब्द के पास आता है, किस वर्ण के बाद आता है, तो 80% छात्र इसमें मौन रह जाएंगे, उनको नहीं पता कि हिंदी शब्दकोश को हम कैसे ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक का ये दायित्व होता है कि बच्चों को शिक्षण के शैक्षिक स्तर के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक बिंदुओं का ज्ञान कराएं, जिसमें शब्दकोश एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन में कक्ष व्यवस्था से लेकर शिक्षक सहायक सामग्री, लर्निंग कॉर्नर, पुस्तकालय व्यवस्था और पुस्तकीय संदर्भ पुस्तिकाएं जो है हमारी कार्य पुस्तिकाएं हैं, शिक्षक संदर्शिकाएं हैं और शब्दकोश, समस्त इन सबों का ज्ञान अगर शिक्षक अच्छे से देता है छात्रों को तो हमारी शिक्षा हमारी अधिगम युक्त होगी, स्थायी होगी और उस विद्यालय का प्रबंधन बहुत ही